नमस्कार दोस्तों, मैं ईश्वर यादव आपके लिए लेकर आया हूँ एक सच्ची क्राइम की कहानी। ये कहानी है मोनिका की। मोनिका नाम की एक लड़की होती है जो एक सपना अपार्टमेंट में रहा करती, सपना सोसाइटी में रहा करती थी। और उसकी जो मैड होती है घर की, वो सुबह आके उसकी घंटी बजाती है और घंटी बार बार बजाने के बाद भी वो दरवाज़ा नहीं खोलती है। तो वो कुछ घबरा सी जाती है। घबराने के बाद में वो उसके भाई जो बम्बई में रहा करता था और जिसका नाम था आनंद, उसको फ़ोन करती है। फ़ोन करके कहती है कि मैडम दरवाज़ा नहीं खोल रही है मोनिका जी। तो उसका भाई भी लगातार उसके पास फ़ोन करता है, लेकिन उसके फ़ोन का कोई जवाब नहीं मिलने के कारण मोनिका का भाई अपनी एक पड़ोसन जो होती है मोनिका की, उसके पास कॉल करता है, जिसकी दूसरी चाबी उसके पास रहा करती थी उस पड़ोसन के पास। तो उसे वो फ़ोन करके कहता है कि मोनिका दरवाज़ा नहीं खोल रही है, आप जा कर के देखिए फ्लैट में आखिर क्या हुआ है, दरवाज़ा क्यों नहीं खोलती। तो दूसरी चाबी लेकर के उसकी पड़ोसन जो होती है वो जाती है, वो देखती है दरवाज़ा खोल के, तो ज़ोर से चीख पड़ती है क्योंकि दरवाज़ा खोलते के ही सामने कुछ ऐसा दृश्य देखती है जिससे वो दंग रह जाती है। क्योंकि मोनिका के दोनों हाथ बेड पे बंधे हुए थे और अर्ध वस्त्र अवस्था में, अर्धनंग अवस्था में बेड पे पड़ी हुई होती है, मरी हुई होती है। और इसके बाद वो पुलिस को इस बात की सूचना देती है। पुलिस वहाँ पहुँचती है। पुलिस वहाँ आकर देखती है कि ये किसी जानकार आदमी का काम है जिसने उसका मर्डर किया है, जो इसके यहाँ आता जाता रहा होगा। और पुलिस बारीकी से उस सभी चीज़ों की जांच करती है, लेकिन पुलिस को ऐसा कोई सुराग नहीं मिलता जिससे ये लगे कि वहाँ लूटपाट या चोरी की गई है। आखिर पुलिस का दिमाग ठनक जाता है कि किस तरह से कोई आदमी इसका मर्डर कर सकता है, ना चोरी का कोई इरादा है, आखिर किससे क्या दुश्मनी होती है। पुलिस सभी एंगलों से जांच करती है, लेकिन पुलिस के हाथ सभी जांचों के बाद भी खाली रहते हैं। तो पुलिस वहाँ देखती है कि वहाँ पे अंडे होते हैं, उनके छिलके पड़े हुए होते हैं, कि उसको ये लगता है किसी जो आदमी यहाँ आया ना उसने अंडे भी खाए होंगे। और पुलिस देखती है तो वहाँ पे उनको क्रेडिट कार्ड के बिल मिलते हैं, एटीएम कार्ड, क्रेडिट कार्ड मिलते के बिल मिलते हैं। और उसके बाद पुलिस उन एटीएम कार्डों को बिल को लेकर बैंक जाती है और बैंक जा कर के उन सभी क्रेडिट एटीएम कार्ड के बिल की जानकारी जुटाती है कि इनसे कब कब पैसे निकाले गए और कैसे कैसे कहाँ कहाँ निकाले गए। तो पुलिस जब ये जांच कर रही होती तो पुलिस को पता लगता कि जिस दिन उस लड़की का मर्डर हुआ उसी दिन वहाँ पर उसी दिन सुबह 6 बजे सोसाइटी से करीब 4-5 किलोमीटर दूर एक एटीएम से कुछ पैसों का लेन देन किया गया है। और उसके बाद पुलिस उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार करती है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ जाती है। उसमें पता लगता है कि सुशील मोनिका का जो गला मतलब सांस घुटने के कारण उसकी मृत्यु हुई है और उसका बलात्कार भी किया गया है। अब पुलिस जांच करती है कि कौन व्यक्ति है जो पैसों का लेन देन सुबह 6 बजे मोनिका के एटीएम से करता है। और पुलिस सोसाइटी के सीसीटीवी कैमरे खंगालने लगती है, लेकिन सोसाइटी में कोई सीसीटीवी कैमरा न होने के बाद उस एटीएम के सीसीटीवी कैमरे को खंगालती है। और उस एटीएम में सुबह 6 बजे जो शख्स होता है जो पैसे निकालता है उसका एक फ़ोटो लेकर सोसाइटी में पहुंचती है। सोसाइटी में जब सभी को ये फ़ोटो दिखाया जाता है तो सोसाइटी के लोग पहचान जाते हैं कि ये लड़का इसी सोसाइटी में काम करता था, सिक्योरिटी गार्ड का, और चोरी के चलते हुए उसको यहाँ नौकरी से हटा दिया गया था। अब पुलिस उसी की तलाश में जुट जाती है और इंतजार करने लगती है नेक्स्ट ट्रांजैक्शन के कि अब दोबारा उस एटीएम से पैसे कब निकाले जाए। और पुलिस को अचानक सूचना मिलती है कि उस एटीएम से फिर एक बार लेन देन किया गया है। जब पुलिस बैंक पहुंचती है तो बैंक में पुलिस को बताया जाता है कि बेंगलोर से एटीएम कार्ड यूज हुआ है, बेंगलोर से पैसे निकाले गए हैं। तो गोवा पुलिस तुरंत ही बेंगलोर पुलिस से संपर्क करती है और पुलिस को बताती है कि इस तरह से एक मर्डर हुआ है और उसका एटीएम कार्ड चोरी हुआ है और एटीएम कार्ड से पैसे निकाले गए हैं। और उस एटीएम का नंबर भी बता देती है, उसका पता भी बता देती है। तो बेंगलोर पुलिस जा कर के उस एटीएम की जो सीसीटीवी कैमरे होते हैं उनको सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद में पुलिस को एक शख्स मिलता है और जिसकी फ़ोटो गोवा पुलिस ने भेजी थी उससे वो मेल खा जाता है। गोवा पुलिस को सूचना दी जाती है कि उस जिस की फ़ोटो आपने हमें भेजी है उसी आदमी ने यहाँ भी लेन देन किया है। और पुलिस उसको पकड़ने के लिए हाई अलर्ट पे हो जाती है। पुलिस सभी लॉज होटलों की जांच पड़ताल करती है और सभी के सीसीटीवी कैमरे खंगाले जाते हैं। तो पुलिस को एक होटल में उसके होने के बारे में पता लग जाता है और पुलिस उसका आने का इंतजार करती है। जैसे ही पुलिस वो लड़का वहाँ पहुँचता है तो पुलिस उसको अरेस्ट कर लेती है और गोवा पुलिस को सूचना दे दी जाती है बेंगलुरु पुलिस द्वारा कि हमने उस लड़के जिसका नाम राजकुमार था और जो संदिग्ध था इस केस में उसको हमने पकड़ लिया है। और पुलिस गोवा पुलिस की एक टीम वहाँ जाकर उसको ट्रांजैक्शन रिमांड पे
गोवा लेके आती है बेंगलुरु से। वहां आकर के उससे कड़ाई से पूछताछ की जाती है। आखिरकार वो अपने जुर्म को कबूल करता है और कहता है कि मैंने ही मोन, मोनिका की हत्या की है। आखिर क्यों की हत्या? जब पुलिस के सामने ये बातें खुलने लगती है तो पुलिस भी चौंक जाती है। मोनिका नाम की जो लड़की थी, जो शख्स थी, जो मारी गई थी उस सोसाइटी में, पुलिस उसके बारे में जानकारी निकालती है तो पुलिस को पता लगता है कि वो एक रिटायर्ड जज की बेटी थी। और जो पहले तो वो किसी के यहाँ किसी बड़ी कंपनी में नौकरी किया करती थी। उसके बाद वो परफ्यूम रिसर्च करती है, परफ्यूम रिसर्च सेंटर खोलती है। और वो धीरे धीरे को अपने उसी काम में उसी काम को कर मोनिका एक रिटायर्ड जज की बेटी थी और वो एक बड़ी कंपनी में काम करती थी। कुछ दिन काम करने के बाद उसका उस कंपनी से मन उब जाता है तो वो परफ्यूम रिसर्च सेंटर खोलती है। और परफ्यूम रिसर्च सेंटर में उसको अच्छी खासी कामयाबी मिलती है। तो कामयाबी के दौरान उसने 3 BHK का एक फ्लैट किराए पे ले लेती है। और परफ्यूम रिसर्च सेंटर की वजह से उसके अच्छे बड़े लोगों के साथ उठना बैठना हो जाता है। और हाई प्रोफाइल लोगों के साथ उसकी जान पहचान होने लगती है और उसका करियर उड़ान भरने लगता है। पारिवारिक झगड़ों की वजह से वो अकेली रहा करती थी और उसकी किसी से बनती नहीं थी। ये बात वो लड़का जानता था जिसका नाम राजकुमार था। राजकुमार का जो शख्स जो पुलिस की गिरफ्त में था, वो पुलिस को बताता है कि उसने मोनिका का मर्डर क्यों किया। क्योंकि मोनिका अपने जिस 3 फ्लैट के में रहती थी, जहाँ 3 बेडरूम का फ्लैट था, वो उसकी फैक्ट्री से काफ़ी दूर पड़ता था। तो वो नई फ्लैट की तलाश में थी और फ्लैट ढूंढते ढूंढते वो राजवेली में आ जाती है जहाँ पे उसका मर्डर होता है। और वो फ्लैट में पहुंच जाती है। राजकुमार को पहले ही उसके मालिक ने बता दिया था कि इस तरह से कोई एक लेडीज आएगी, उसको फ्लैट दिखाना है। तो राजकुमार पहले से ही तैयार होता है। जैसे ही मोनिका वहाँ पहुँचती है तो राजकुमार उसको देख के दंग रह जाता है कि उसकी सुंदरता वाकई में खूबसूरत थी और वो उसको पाने के लिए मन बना चुका था। इसी के चलते राजकुमार उसको फ्लैट दिखाता है। फ्लैट देखने के बाद मोनिका वहाँ से चली जाती है और 4-5 दिन बाद में मोनिका अपने सामान के साथ वहाँ पर आती है और राजकुमार से आकर बोलती है, क्योंकि वो सिक्योरिटी गार्ड था तो गेट पे मिलता है, आगे बोलती है कि मैंने वो फ्लैट किराए पे ले लिया है, अब मैं यहीं रहूंगी। उसकी एक मन की चाहत पूरी होने वाली थी, क्योंकि वो मोनिका को मनी मन से दिलो जान से चाहने लगा था और इस वजह से वो उसके सामने रहने वाली थी। तो वो मनी मन में सोच के बहुत खुश होता है और मोनिका उस फ्लैट में रहने लगती है। अब राजकुमार उसको बार बार देखने और उससे मिलने की चाह रखता है। वो किसी न किसी बहाने से उसके पास जाने की कोशिश करता है, लेकिन जब भी उसकी मुलाकात उससे प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही थी तो वह अपने मैनेजमेंट से एक रिक्वेस्ट करता है। कहता है कि मैं गाड़ियों की साफ सफाई करना चाहता हूँ जो इस सोसाइटी में खड़ी रहती है, इससे मेरी कुछ आमदनी बढ़ जाएगी। मैनेजमेंट उसकी बात मान लेता है और वो सीधा मोनिका के फ्लैट में जाता है और कहता है कि जी मैंने ये काम चालू किया है गाड़ी की साफ सफाई करने का, और आप भी मुझसे गाड़ी साफ करवा सकती है। ये बात सुनती है तो मोनिका उसको अपनी गाड़ी की चाबी देती है और कहती है उनको ढंग से साफ कर देना। अब उसका एक नियमित काम हो गया था कि उस सोसाइटी की गाड़ियों को साफ करना और मोनिका के पास जाकर उसकी गाड़ी की चाबी लाना, उसकी साफ सफाई करके उसकी चाबी को वापस लौटाना। लगातार ये सिलसिला कुछ दिनों तक ऐसे ही चलता रहता है। एक दिन अचानक मोनिका की गाड़ी से कुछ सामान चोरी हो जाता है। राजकुमार से पूछा जाता है कि और सामने आपने वो सामान देखा? मेरी गाड़ी से वो छाता था, एक इम्पोर्टेड छाता था, वो गायब हो गया है। लेकिन राजकुमार उसको मना कर देता है कि मैंने आपका कोई छाता नहीं देखा। इस बात से रुष्ट होकर मोनिका सोसाइटी का जो सिक्योरिटी स्टाफ मैनेजमेंट होता है उसको इस बात की कंप्लेंट कर देती है और अपनी नाराजगी जताती है। उसके बाद मैनेजमेंट एक्शन में आता है और जो लड़का था राजकुमार, उसके गार्ड रूम की तलाशी ली जाती है तो उसमें वो छाता मिल जाता है, जिसके चलते उसको नौकरी से हटा दिया जाता है। नौकरी से हटने के बाद में वो कुछ दिन गोवा में ही रुकता है और गोवा में मजदूरी करने लगता है। लेकिन इस बार वो 2 बार मोनिका से मिलने की कोशिश करता है। मोनिका से कहता है कि वो कंप्लेंट अपनी वापस ले तो मुझे नौकरी मिल जाएगी, और माफ़ी भी मांगने की कोशिश करती है। लेकिन मोनिका अपनी बात से टस से मस नहीं होती और वो कहती है कि मैं इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं करूँगी, तुम जाओगे तो फिर इस तरह की हरकत करोगे, और पहले भी इस सोसाइटी में काफ़ी चोरियाँ हो चुकी है जो तुम नहीं की है। मोनिका इस बात से नाराज़ थी कि वो एक चोर था और उसकी बात नहीं मानती।
उसके बाद वो लड़का बेंगलोर चला जाता है। बेंगलोर कुछ दिन मजदूरी करने के बाद वापस गोवा लौट आता है। गोवा लौट आने के बाद में वो चुपचाप सीधा ही राज सोसाइटी जो होती है जिसमें मोनिका रहा करती उसी में चला जाता है। जब वो वहां पहुंचता है वो देखता है गार्ड सब अपने गार्ड रूम में है, तो वो सीधा ही मोनिका की फ्लैट के पास चला जाता है। वहां पार्किंग में देखता है तो मोनिका की गाड़ी उसको नजर नहीं आती, लेकिन वो शाम तक इंतजार करता है कि मोनिका अभी है नहीं फ्लैट में, और आएगी तो वो उससे मुलाकात करेगा। लेकिन इस बार राजकुमार कुछ अलग ही करने की सोच के आया था। इसके चलते वो मोनिका का इंतजार करता है। जब रात होने लगती तो वो सोसाइटी की छत पे पहुंच जाता है, क्योंकि वो पुराना वहाँ का काम करने वाला था तो उसको सारे रास्तों का मालूम था। वो सोसाइटी की छत पे पहुंच जाता है, और दूसरे दिन भी मोनिका नहीं आती। वो पूरे दिन उसका इंतजार करता रहता है। दूसरे दिन नहीं आने के बाद रात हो जाती है, फिर वो एक रात और वहाँ रुकता है और उसी छत पे, और इसी तरह से वो 48 घंटे इंतजार करता है मोनिका का। तीसरे दिन इंतजार में मोनिका करीब 3 बजे अपने फ्लैट पे आती है, तो उसकी गाड़ी को चेक करता है तो गाड़ी पार्किंग में खड़ी हुई देख के वो समझ जाता है कि मोनिका अब अपने फ्लैट पे आ चुकी है। जाकर के मोनिका की डोरबेल बजाता था। जैसे ही डोरबेल बजा देता है, मोनिका अंदर से पूछती है कि आप कौन है, तो वो कहता है कि मैं सोसाइटी का सुपरवाइजर हूँ, सिक्योरिटी का। आप दरवाज़ा खोलिए, आपसे कुछ पूछना है। जैसे ही मोनिका दरवाज़ा खोलती है, खोलते ही तो वो जोर से धक्का मारता है मोनिका को, और अंदर से फ्लैट का दरवाज़ा बंद कर लेता है। फ्लैट का दरवाज़ा बंद करने के बाद वो मोनिका को चाकू की नोक पे डराने धमकाने की कोशिश करता है और उससे पैसों की डिमांड करता है। उसके बाद मोनिका को वो बेडरूम में ले जाता है। बेडरूम में ले जाकर के उसके हाथ, दोनों हाथ बेड के ऊपर और पैर दोनों बांध देता है। उसके बाद वो उससे मोनिका से पैसों की डिमांड करता है। तो मोनिका कहती है कि मेरे बैग पर्स में जो पैसे हैं वो सारे तुम ले लो, तो मुझे छोड़ दो। जब वो पर्स की तलाशी लेता है तो उसको सिर्फ 4,000 रुपये ही मिलते हैं, जिससे वो संतुष्ट नहीं होता है। उसके बाद वो और पैसों की डिमांड करता है, तो वो कहते हैं कि मेरे पास तो इतने ही पैसे हैं और इन्हीं से आपको काम चलाना होगा। जब वो नहीं मानता तो वो कहते हैं कि मेरे आप क्रेडिट कार्ड या एटीएम कार्ड ले लीजिए और बैंक से जा करके आप पैसे निकाल लीजिए, और लेकिन मुझे छोड़ दीजिए। लेकिन उसको एटीएम कार्ड भी नहीं चलाना आता है। तो एटीएम कार्ड के बारे में सब कुछ पूछता है कि कैसे चलाया जाता है, तो मोनिका उसको सारी विधि बता देती है कि एटीएम कार्ड कैसे चलाया जाता है। सब कुछ जानने के बाद में वो मोनिका के मुंह में कपड़ा ठूस देता है। उसके बाद वो रसोई में जाता है, वहाँ अंडे बॉईल करता है। अंडे बॉईल करने के बाद में वो खाता है, और आइसक्रीम वगैरह पानी वगैरह पी करके अपनी जो 2 दिन की भूख प्यास थी वो सारी मिटाता है। उसके बाद वो मोनिका का मोबाइल लेता है। मोनिका की मोबाइल चाकू की नोक पे उससे पासवर्ड पता करता है। पासवर्ड पता करने के बाद में उससे पोर्न फिल्में देखता है। पोर्न फिल्में देखने के बाद उसका शैतान और भी हैवी हो जाता है उसके मन में, और वो मोनिका को भी वो पोर्न फिल्म दिखाने की कोशिश करता है। मोनिका उसका विरोध करता है तो वो गुस्से में आ जाता है और मोनिका के नीचे के सारे कपड़े निकाल करके उसके साथ जबरदस्ती करता है। जिस चाह को रखता है माइंड में, वो अपने काम को अंजाम देता है। मोनिका का बलात्कार करता है। लगातार 2 बार बलात्कार करने के बाद में वो जब अपना होश संभालता तो उसको लगता है मोनिका उसको अच्छी तरह से जानती है, कहीं उसकी पोल ना खुल जाए। और फिर वो मोनिका को तकिए से उसका मुंह दबाता है। मुंह दबा देने के बाद में जब तक वो इंतजार करता है, जब तक मोनिका पूरी तरह से अब सांस लेना बंद कर देती है। जैसे सांस लेना बंद करती है उसको यकीन हो जाता है कि मोनिका अब मर चुकी है। तो रात को करीब 3 बजे उस सोसाइटी से चुपचाप निकल जाता है, और सुबह 6 बजे वो उससे एटीएम से पैसे निकालता है जिस दिन उसकी हत्या हुई थी। उसके बाद वो सीधा बेंगलोर चला जाता है। बेंगलोर में जाके एक होटल में एक रूम ले लेता है और उस रूम में रहता है। उसके बाद पुलिस उसकी जांच पड़ताल करती है, धीरे धीरे उस तक पहुंच जाती है और अपनी सारी जुर्म को वो कबूल कर लेता है पुलिस के सामने। ये थी मोनिका की हत्या की कहानी। एक सिरफरा आशिक जो मोनिका को मन ही मन में चाहता था एक तरफा, और वो किस हद तक गुजर जाता है अपने अंजाम को पाने के लिए। पुलिस ने उसको गिरफ्तार करके उस पर मर्डर की धाराएं लगा करके उसको गिरफ्तार करके जेल पहुंचा दिया। अभी ये मामला विचाराधीन है। ऐसी कहानी सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल पे। कल फिर आपके लिए इसी टाइम एक और नई कहानी लेके आएंगे। जब तक के लिए